सियासत से अवाम तक। आज मेरा भाई खुर्रम शेर जमान यहाँ बैठा है, जो सिंध हुकूमत की कारस्तानी है। आज तक जो जमहूरियत का दर्स देने वाली दसगाह है और जो जमहूरियत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होने के दावेदार हैं, उन्होंने सिंध के अंदर जिस तरह स्टैंडिंग कमेटियों में अपोजिशन को दीवार से लगाया, आज तक किसी स्टैंडिंग कमेटी में अपोजिशन को नुमाइंदगी नहीं दी है। पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर यही पीपल्स पार्टी वहाँ हिस्सा मांगती भी है और हिस्सा ले चुकी है, और तमाम आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक जो नाम्स हैं उसके अंदर अपोजिशन को इमरान खान उन जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी करते हुए साथ लेके चल रहे हैं। दूसरी तरफ कोई एक स्टैंडिंग कमेटी ऐसी नहीं है जिसमें जमहूरियत की ये जो दरसगाह है, जो अपने आप को जमहूरियत का चूरन बेचते बेचते तीसरी नस्ल तक आ गए हैं, और तीसरी नस्ल ने भी आज तक उस जमहूरी पौधे की आबियारी करते हुए जो सबसे पहली खाद थी कि अपोजिशन को स्टैंडिंग कमेटीज़ में हिस्सेदार बनाना है। सिंध असेंबली के अंदर फ़र्द वाहद की हुक्मरानी है, सिंध के अंदर आमराना रवैये हैं, सिंध के अंदर इंतकाम पसंदी की जो सियासत है उसकी जिस तरह से हकीकी झलक जो है आपके सामने हलीम आदिल शेख की कैद है, बेबुनियाद मुकदमात है, और पुअर परफॉर्मेंस और बैड गवर्नेंस की एक अजब कहानी और गजब कहानी है। और हमें वो टीवी की स्क्रीन पे रोज़ वफाकी हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को लेक्चर देते हैं ये प्रोफेसर बन के, और आज आप सिंध हुकूमत की असल दास्तान सुने तो मीडिया शर्माता है। मीडिया की स्क्रीन जो है वो ये दिखाने से कासर रहती है कि किसी और सूबे में भी ये अलमनाक कहानी सामने आई कि 40 अरब की गंदम जो है वो चूहे खा गए हों। वो चूहे जो है उनको ब्रांड कर दें कि उन चूहों की टाइटल किसी कैबिनेट के अंदर बैठे मिनिस्टर्स के साथ मिलता जुलता है, या वो कौन से ऐसे ताकतवर चूहे हैं जो सिंध के अंदर उछलते कूदते फिर रहे हैं और 40 अरब के डकार मार गए हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। क्या किसी और सूबे में भी आपने इस तरह राज देखा है? वो डॉग बाइटिंग, मैं वो लफ्ज़ कुत्ता इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि हमारे यहाँ वो गाली है, लेकिन डॉग बाइटिंग के केसेस जो 2019 में 2 लाख, 2020 में 2.25 लाख और अभी 2021 में 3 महीनों में उनकी तादाद 48,000 से तजावज़ कर गई है। तो ये अब कामा के अंदर आपने फैसला करना है कि असल राज किनका है। सिंध के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सिंध हुकूमत किसी कानून को जवाब दे है, किसी आइन को जवाब दे है, सिंध के अवाम को जवाब दे है, सिंध की असेंबली को जवाब दे है, वो किसको जवाब दे है। और आज पीडीएम का एक थिएटर जो है वो यहाँ लगा हुआ सर्कस का, जहाँ आपने देखा कि शाही खानदान और ज़िले सुबहानी के
नजरिए के साथ जो पीपल्स पार्टी ने यारी लगाई थी वो टूट गई है तड़क करके। और अब जो है यहाँ जरदारी साहब और उनके दरबारी और फिर नून लीग के हवारी, इन सब ने जिस तरह इमरान खान को घर भेजने के लिए बगलें बजाई थी, आपके सामने है कि इमरान खान तो घर नहीं गए, लेकिन वो बगलें बजाते बजाते इन्होंने खुद अपने खिलाफ बगल बजा दिया। और वो जो बगल बजा आज जाती उम्रा के अंदर आओ अंदलीब मिलके करें आओ जारियां, जाली राजकुमारी मौलाना के कंधे पे सर रख के आए और सिसकियां भरने जा रही है। जो एटम बम बिलावल भुट्टो साहब ने हुकूमत पे जाना था, सिंध हुकूमत से वो एटम बम जो है वो पीडीएम पे और ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान पे चल गया है। और किस खूबसूरती से जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग को मामू बना दिया है। आज सिंध के अवाम को 15 साल से मामू बनाने वाले जो थे, उन्होंने पीडीएम को भी मामू बना के ये साबित कर दिया है कि ये मामू की जो सियासत थी वो अल्टीमेटली अब आखिरी हिचकियां लेने जा रही है। पीटीआई की यहाँ हलीम आदिल शेख की क़यादत में टीम जो है इंशाअल्लाह इंटीरियर सिंध के अंदर और कराची के अंदर पीटीआई की हुकूमत को, जो इन्होंने वफाक में टफ टाइम दिया हुआ था पीपल्स पार्टी ने, पीटीआई वाले सिंध हुकूमत को सिंध के अंदर टफ टाइम देते हुए ये पैगाम देने जा रही है पीटीआई की टीम सिंध हुकूमत को कि आपके लिए अब मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। और पीटीआई अब पीपल्स पार्टी के हाथों मामू नहीं बनेगी। हम अपने जोरे बाजू से, कारकुनान की ताकत से इंशाअल्लाह हर गली मोहल्ले में इमरान खान के नज़रिए को तक़वियत देने जा रहे हैं। और सिंध के अंदर आहें भरती, लड़खड़ाती, हचकोले खाती इक़्तिदार जी की जिस कश्ती को बचाने के लिए जरदारी साहब एंड कंपनी ने पीडीएम से छलांग लगाई है बाहर, उस कश्ती को पीटीआई के मेरे यहाँ बैठे वर्कर्स और क़यादत बीच समंदर गर्क करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में सिंध पीटीआई का किला बनेगा और इंशाअल्लाह सिंध के अंदर पीटीआई जो है वो इमरान खान के नज़रिए को तक़वियत देते हुए दो नहीं एक पाकिस्तान के नज़रिए को यकीनी बनाएगी और सिंध के पिसे हुए अवाम को यकसा तरक्की के अमल में हिस्सेदार बना के पाकिस्तान की मुआशी शहरत को तक़वियत देगी और अपने इत्तेहादियों की मदद से इंशाअल्लाह इस सूबे के अंदर हम इमरान खान के नज़रिए से तरक्की और खुशहाली का जो हथियार है उसको आर पार करते हुए सिंध के अवाम को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और मुआशी महाज पे इंगेज करके हर तरह से उनके बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन बनेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको एक मिनट बात कर लें, हम 1 मिनट जी सिर्फ जी साहब इस पे बात बहुत करेंगे, शुक्रिया। बात करेंगे। मैं बड़ा मशहूर हूँ
آپ یہاں پر آئیں کراچی میں اور آ کے آپ نے یہاں پہ کراچی کے مسائل دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ آپ نے آج آئے اور وزیر اعظم صاحب کے احکامات پر آپ آئیں اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سندھ حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف ایک جھوٹی ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں, جھوٹے کیسز کا سلسلہ چل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر آف دا اپوزیشن کو جو ہے وہ اپنے جھوٹے کیسز کے اوپر جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے. وہ شخص جس کا پیر اس وقت زخمی ہے اور ان کی اب سرجری ہونے والی ہے, اس کے باوجود وہ دروازے سارے بند کر دیے گئے ہیں. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح کے جمہوریت کے چیمپئن سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو. تو میں سب سے پہلے بڑا مشکور ہوں, آپ یہاں پر آئیں, آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے یہاں پہ حقیقت دیکھی. اور ہم چاہیں گے کہ جا کے یہ باتیں آپ ضرور وزیر اعظم صاحب کو بھی بتائیں کہ جو طریقہ کار یہاں پہ ہماری سندھ پولیس کا ہے, یہاں پہ طریقہ کار جو یہاں پہ ان کے ڈپارٹمنٹس کا ہے, وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت ہی زیادہ وہ افسوسناک یہاں پہ حالات ہیں. ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ بات بھی ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, پنجاب میں, کے پی میں, ایک کیس بھی آپ نہیں بتا سکتے ہیں جس میں آپ کہیں کہ کہیں ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. ایک کیس بھی ایسا آپ کو ملے گا جس میں پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا اور کسی سیاسی جماعت کے ورکرز کے اوپر اس طرح کا سلوک کیا جائے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے کہ جو حلیم عادل شیخ پورے صوبے سندھ کے اندر جو ہے دھکے کھا کر ان کی نالائکیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ان کی کرپشن کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ان کی اربوں روپے کی بے ضابطیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے تو یہ دہشت گردی ہم کرتے رہیں گے. یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. ہمارا جو مقصد ہے پیپلز پارٹی کی نالائکیوں کو, ان کے نالائک اعلیٰ کو جو ایکسپوز کرنا ہے ہم کرتے رہیں گے. اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ صوبہ سندھ کے لوگوں کو کسی طریقے سے ریلیف ملے. جس طریقے سے فردوس عاشق صاحبہ نے فرمایا کہ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ 2023 کے اندر آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ جس طرح پنجاب اور کے پی میں تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ 2023 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت صوبہ سندھ کے اندر دیکھیں گے. حلیم عادل شیخ صاحب کی بیٹی کی چونکہ ایک بیٹی کی حیثیت سے جو درد میں ان کی فیملی سے ملی ہوں, بچوں سے ملی ہوں, جس طرح ذہنی کرب اور تکلیف سے یہ گزر رہے ہیں, وہ بیٹی ہوتے ہوئے اپنے باپ کا جس حوصلے عزم اور بہادری سے بیانیاں لے کے کھڑی ہیں, میں بیٹی سے کہوں گی کہ 2 لفظ صرف بات کریں تو اس کے بعد ہم سوالات لے لیں. السلام علیکم. فرسٹ آف آل بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئیں ہمارے پاس, اور ہم بہت مشکور ہیں کہ خان صاحب کی طرف سے, اور آپ اپنی اس سے ہمارے ساتھ بیٹھی, ہماری فیملی سے ملیں, پاپا سے مل کر آئیں. صرف ساری بات جو ہے ہمارے ایم پی صاحب نے بھی کر دی اور آپ نے بھی کر دی, لیکن سر چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہوں کہ میرے فادر کو پولیٹیکلی وکٹمائز اس وجہ سے نہیں کرا گیا کہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز ہیں یا ان کے اوپر کوئی منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں یا انہوں نے کوئی پبلک منی کو مس یوز کیا ہے. ان کو اس وجہ سے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا کیونکہ سندھ گورنمنٹ ڈرتی ہے اس بات سے کہ حلیم عادل شیخ صاحب بغیر ڈرے, بغیر کسی چیز کا احساس کیے ان کو ایکسپوز کرتے ہیں, اور وہ کرتے رہیں گے. ان کی فیملی کرتی رہے گی, ان کی پارٹی کرتی رہے گی. اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم اس بات سے ڈر گئے کہ وہ میرے فادر کو پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے ان کو کیپٹیوٹی میں رکھیں گے, یہ بات میڈیا کو بھی پتہ ہے کہ ان کو ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کر کے پچھلے 1 مہینے سے صرف بیل بھی نہیں دی گئی ہے. کبھی کورٹ سے کیس کہیں اور کورٹ چلا جاتا ہے, وہاں سے پھر جو ہے سندھ گورنمنٹ اپنے پریشرز یوز کر کے اس کو نکلوا دیتی ہے. سو بیسکلی پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہے, پی ٹی آئی ہمارے ساتھ کھڑی ہے, سارے ایم پی ایز, ایم این ایز, فیڈرل لیول کے لیڈرز ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور میں بہت دل سے مشکور ہوں کہ آپ آج یہاں پہ آئیں. اور تھینک یو ویری مچ میڈیا کا بھی جو کانسٹنٹلی ہمیں, میرے فادر کو, پیپلز پارٹی کرپشن کو ایکسپوز کرتی رہتی ہے, کیونکہ اٹس ان فرنٹ آف ایوری ونز آئیز کہ وہ کرپشن کرتے رہتے ہیں, اور وہ شاید انہی لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کرپشن کو ایکسپوز. جی پلیز سوالات باری باری کر لیں. جی, پی ٹی آئی کے کارکنان تمام عہدیدار کراچی سے لے کے سندھ تک ایک پیج پر جمع ہیں, تو ابھی آپ کے جو ہے گزشتہ دنوں یہ ملک صداد ہمارے ایم پی ہیں, انہوں نے جو ہے غیر منصفانہ ٹکٹ کی تقسیم پر جو عبداللہ کو ٹکٹ دیا گیا ہے ضمنی الیکشن کے لیے, اس پر انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. تو مجھے بتایا کہ وہ قیادت کے خلاف جا رہے ہیں, کہاں کیا جواب دیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ پہ بلیو کرتی ہے, اور جو پاکستان کا آئین حق دیتا ہے ہر شہری کو کہ وہ آزادانہ اپنے حقوق کے حوالے سے بولے, آواز اٹھائے, اور یہ وہ جمہوریت ہے جس کی جھلک آپ پی ٹی آئی کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو ہر شہری جو ہے جو اس پارٹی کے اندر
काम करता है, कारकुन है, लीडर है, वो अपनी आज़ादाना राय देता है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है, और किसी और पार्टी के अंदर जो जमहूरियत के चैम्पियन है वहाँ अमरीत है, और वहाँ पे कोई ये जुर्रत नहीं कर सकता, और ना किसी की ज़बान में इतनी सख्त होती है कि वो सर उठा के अपने लीडर के हवाले से कोई बात करे या उन फैसलों की तरफ निशानदेही करे। ये भी पीटीआई ने हक इमरान खान ने अपने कारकुनान को दिया है, और वो अपना आज़ादाना इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी डिसिप्लिन से बाहर चले गए हैं। अपने आवाज़ उठाना, निशानदेही करना, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना, ये उन कारकुनान का हक है। लेकिन जब लीडर फैसला कर लेता है और लीडर के फैसले पे वो आमीन करते हुए उसकी पासदारी करते हैं, इसी को जमहूरियत कहते हैं। बारी बारी कर लें बेटे। पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो जिस कुंद छुरी से जरदारी ने उस पूरी पीडीएम को ज़बह कर दिया है और कुर्बानी कर दिया है। ईद से पहले तो पीडीएम की कुर्बानी हो गई है। तो पीडीएम पहले उस तड़प से, जिस तरह से ज़बह होने के बाद उन्हें दोबारा खड़े होना है, जिंदा होना है, तो पहले तो अपने जिंदा होने का ऐलान करें, तो उसके बाद जो है हुकूमत को ललकारें और हुकूमत की कुर्बानी की बात करें। जो दूसरी बात आपने की है बुज़दार साहब के हवाले से, तो बुज़दार साहब डट के डंड बैठ के निकाल के पंजाबी स्टाइल में अपने डोले दिखा के इनको ललकार रहे हैं, बुला रहे हैं कि आए। जो अदम एतमाद का रास्ता है वो तो पंजाब असम्बली के रास्ते दरवाजे के ज़रिए आता है। तो मीडिया के अंदर बैठ के मीडिया की स्क्रीन से तो ना बुज़दार साहब ने जाना है और ना उन पे अदम एतमाद होनी है। पंजाब असम्बली के दरवाजे के रास्ते से होते हुए आए, बिस्मिल्लाह। हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, पंजाब असम्बली की अक्सरियत हमारे साथ है, और नून लीग या पीडीएम का जो बिखरता हुआ शराजा है वो हमारे साथ नहीं है। तो हमें उसकी परवाह भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त उन्हें हमारी नहीं अपनी फिक्र लायक हो गई है। हुकूमत की दर्द उनको अब उस तरह नहीं सता रही जितना अब उनको विद इन दी खानदान और विद इन दी पार्टी दर्द जो है चला हुआ है, जो उनके लिए सर बना हुआ है। तो उससे फारग हूँ तो फिर हम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बेटे ये कहा जा रहा है, पीटीआई वाले बात कह रहे हैं कि आज जिस उसमें इकबाल है वो खुद भी लिख चुके हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 बार में कुछ भी नहीं किया, ना किसी का जवाब आया, ना ही कोई सुनी गई थी। देखिए, 2 प्रोसेस हैं किसी भी मुकदमे को या किसी भी आईनी और कानूनी प्रोसेस को फेस करने का। एक है आपका जुडिशरी के साथ जुड़ा अमल, हम अप्रिशिएट करते हैं कि जुडिशरी अपना रोल अदा कर रही है। दूसरा प्रोसिक्यूशन के ताने बाने आईजी साहब के दफ्तर के साथ जुड़े हुए हैं। प्रोसिक्यूशन जो है जब हर जगह पे पार्टी बन के वो एक मखसूस जमात का जैली विंग बन जाएगी और पीपल्स पार्टी का जैली अदारा होने का देते हुए अदालतों में मुखालफिन की सिर्फ पेशियां लगवाने के लिए मुतहरक नज़र आएगी, तो ये पुलिस का रोल जो है वो आइन और कानून से मुनहरिफ है और वो पुलिस के यूनिफॉर्म की तौहीन है। आईजी साहब को अपने रवैयों पे और अपनी अदाओं पे बड़ी सीरियसली गौर करना पड़ेगा कि वो क्या ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके अपने बनाए हुए कवानीन जो हैं वो उनको डेली बुनियादों पे तमाचे मार रहे हैं। तो लिहाजा जहाँ कहीं कानून की अमलदारी की नफ़ी होगी वहाँ इमरान खान सबसे बड़ा कानून का मुहाफ़िज़ बन के खड़ा नजर आएगा। तो मुश्ताक साहब को
सिंध हुकूमत के ज़ाती मुलाजम की बजाय पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी करनी है, और अगर ऐसा नहीं होता तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। ये बता दीजिएगा कि आप साहिबा ये बताएं कि पंजाब में 3 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो गए हैं 2.5 साल में, 3 आईजी तब्दील हो चुके हैं। ये भी कहा जाता है कि इमरान खान सिंध बलूचिस्तान से मुतासर होकर मुख्तार साहब को पंजाब में लाए हैं। कराची की गलियों में जो कचरा पड़ा है, गटर बहते हैं, उससे मुतासर होकर मुख्तार साहब को लाए हैं। और अब लाहौर में जो है गलियों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। तो क्या मुख्तार साहब कराची से मुतासर हुए हैं, सिंध हुकूमत से मुतासर हुए हैं, जो पूरे गलियों में जो है इस तरह के कचरे पूरी मुहिम चल रही है? और अफसरान क्यों नहीं टिकते जो आला अफसरान है पंजाब में? मैडम इसे एडजस्ट कर लें, अभी कोरोना वायरस सीजन क्या होती है, 3 साल से जो कोरोना हो गया है, अभी यहाँ पे आप मास्क ये मेरा पड़ा, मैंने आपके साथ उतारा, अभी ये मेरे पास था। देखिए, पहली बात तो ये है कि चूँकि पंजाब के अंदर ना चीफ सेक्रेटरी ना आईजी ज़ाती कारोबार को, रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं लगाए जाते, ना किसी मखसूस ख़ानदान की मिलों को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, ना मखसूस सब्सिडी हज़म करने के लिए लगाए जाते हैं। वहाँ 1 पॉइंट एजेंडे पे अफसर शाही की तैनाती होती है कि वो आवाम को जवाब दें, उन्होंने डिलीवर करना है, परफॉर्म करना है और आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जहाँ कहीं परफॉर्मेंस नहीं होती, क्योंकि कोई गठजोड़ तो होता नहीं है, ना वो रिश्तेदार होते हैं, ना कोई किसी मखसूस एजेंडे पे आलाकार होते हैं, तो जो डिलीवर नहीं कर रहा होता उसको अवामी मफाद में हटाना हमारी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारियों में आता है। जो लाहौर के आपने कूड़े क्रिकेट की बात की, तो आपको बताऊं कि जिनके साथ सिंध हुकूमत की यारी हुई थी, वफादारी हुई थी और आर्जी साथ हुआ था, उन्होंने वहाँ टर्किश कंपनीज पे जिस तरह की नवाज़शात की थी और इस कौम को उनकी जेबों की सफाई की थी, सफाई के बहाने, और अल्टीमेटली कौमी ख़जाने का सफाया हुआ, क्योंकि डॉलर्स में वो मुआहदे हुए और डॉलर्स में पेमेंट्स हुई। हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला की क़यादत में नए मुआहदे किए हैं और उन नए मुआहदों में हमने अरबों रुपए कौम के बचाए हैं और कौमी करेंसी में मुआहदे किए हैं, और लाहौर का जो असल कुदरती हुस्न है उसको हम बहाल करने जा रहे हैं। ट्रांजिशन होती है जब एक कंपनी काम छोड़ के दूसरी कंपनी टेक ओवर करती है, तो कानूनी पेचीदगियों की वजह से वहाँ थोड़ी सी डिलेड रिस्पांस आते हैं, वो हमने ओवरकम कर ली हैं। इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में लाहौर आपको हकीकी हुस्न से माला माल गार्डन सिटी के तौर पे इंशाल्लाह आप उसको देखेंगे। और उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में जितने चोर हैं उनका इलाज मालजा भी आप वहाँ पे होता देखेंगे। जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है उस्मान बुज़दार ने, जो पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए की ज़मीनें वागुज़ार कराई हैं और उन कब्ज़ा माफिया को जिस शिद्दत से ललकारा है, सिंध के अंदर भी हम चाहते हैं कि जिन्होंने ग्रीन बेल्ट जितनी हमारी बेल्ट पे कब्ज़ा किया हुआ है, जिन्होंने सरकारी अराज़ीज़ पे हुकूमती गठजोड़ से शादी हाल, पेट्रोल पंप, बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बनाई हैं, सिंध हुकूमत भी वो उस्मान बुज़दार के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए यहाँ से भी कब्ज़ा ग्रुपों का सफाया करे। आप अगर ये मशवरा उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से मुराद शाह साहब के कानून तक पहुँचा दें कि वहाँ कब्ज़ा ग्रुपों की जो शामत आई हुई है, सिंध के अंदर भी उस फार्मूले को मुतारफ करवा लें। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा, लास्ट सवाल बेटे, ये बता दीजिएगा कि सिंध के अंदर पीटीआई के तर्जुमान कम पड़ गए थे या नाअहल हो गए थे जो आपको पंजाब से आना पड़ा? और ये भी बता दीजिएगा
सिर्फ हलीम आदिल शेख के घर ही आप आई हैं, दीगर भी कारकुनान आपके गिरफ्तार हुए हुए, उन पर कोई बात नहीं कर रहा, उनके पास कोई नहीं जा रहा, इस हवाले में मैडम इसी के साथ एक ले लें कि आपने कहा कि सिंध में पंजाब, सिंध में जो लोग एक कब्जा माफिया, लेकिन जो सिंध में कराची में जिन लोगों ने चाइना कटिंग की वो भी आपके साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं? और अब पीटीआई जो पहले पीटीआई के लिए नाकाबिल कबूल थे, अब वो आपके लिए काबिल कबूल हो गए, तो कराची के चाइना कटर्स भी तो आपके साथ मौजूद है, इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, दो इम्पोर्टेंट सवाल हैं आपके। पहली बात तो ये है कि बहनें बुलाई नहीं जाती, भाई मुसीबत में हूँ तो बहनें खुद आती हैं। और जो आपको ये चीज़ जो है आपको जो है वो ज़ेब ही नहीं देती है कि आप ये उंगली उठाएं। दूसरी बात ये है कि जो आपका इस वक्त हमारे कारकुनान के हवाले से है, हमेशा जो अज़म होता है, जो अम्ब्रेला होती है, जो कमिटमेंट होती है, वो लीडरशिप की तरफ कारकुनान देखते हैं। और यहाँ चूँकि लीडर ऑफ द अपोजिशन की फैमिली, उनके बच्चे और हमारे तमाम जो कारकुनान हैं वो इस घर की तरफ भी देख रहे हैं कि इस घर की तरफ पार्टी का क्या रवैया है। तो हमें हलीम आदिल शेख हो या पीटीआई का छोटे से छोटा कारकुन हो, वो यकसा अजीज़ है। और इंशाल्लाह बहनें जो है वो भाइयों में तफरीक नहीं किया करती, और मेरे लिए वो दोनों जो है, और इंशाल्लाह हम सब की मुश्तरका मेहनत और जद्दोजहद है जिसको मैं खराज तहसीन पेश करने आई हूँ। जो आपने चाइना कटिंग की बात की, तो देखें बात ये है कि इमरान खान तो पहली दफ़ा हुकूमत में आया। इमरान खान तो सिंध में अभी हुकूमत में नहीं है, और इमरान खान ने जहाँ जहाँ भी उंगली उठी है उसने सबसे पहले अपने घर को ठीक करने की कोशिश की है और ज़ीरो टॉलरेंस दिखाई है। तो बाकी जमातों में भी कोई ऐसी जुर्रत दिखा दें। यहाँ तो बेशर्मी और डिटाई की चैम्पियनशिप इस तरह चली कि यहाँ स्पीकर सिंध असेंबली के ऊपर अरबों रुपए के केसेस हैं, और वो डिटाई से उस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट वाज़िया हदायत दे चुकी है। तो इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को निखारने का, इसको संवारने का, बेहतर बनाने का जो बेड़ा इमरान खान और पीटीआई ने उठाया है, सिंध में वो जिम्मेदारी हम ही अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, ये आपका मोबाइल आपने खाना खा